Assalamu alaikum students. How are you all? आवाज आ रही है आप लोगों को? Students. Okay. ठीक है, तो कल हमने स्टार्ट किया था नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। नोजोकोमियल इन्फेक्शंस के बारे में कल हमने क्या क्या पढ़ा था? नोजोकोमियल इन्फेक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था कि नोजोकोमियल इन्फेक्शंस होते क्या है, ठीक है, किस तरीके से ये नोजोकोमियल इन्फेक्शंस जो है ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, इनके सोर्सेस क्या है, ठीक है, इनके अंदर इसमें कौन कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल स्टाफ को हम हॉस्पिटल स्टेफ क्यों बोलते हैं, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को हम हॉस्पिटल स्टेफाइलोकोकाई क्यों बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से बैक्टीरियाज, कौन कौन से वायरसेस, कौन कौन से फंजाई, प्रोटोजोआ वगैरह इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, इनकी मोड ऑफ ट्रांसमिशंस क्या है, ठीक है। इसके अलावा हमने कल ये पढ़ा था कि कौन कौन से कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शंस जो है वो होते रहते हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस, ठीक है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन जब कॉज होते हैं तो हमने इनको किस तरह डायग्नोस करना है, ठीक है। तो जो नोजोकोमियल इन्फेक्शंस आते हैं या तो ये स्पोरेडिकली आते हैं, ठीक है, और या ये आउटब्रेक आता है। अब स्पोरेडिकली का क्या मतलब है? स्पोरेडिकली का मतलब ये है कि ये फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आती है, ठीक है, मतलब कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ जो है इनका आउटब्रेक होता है, आउटब्रेक ये अचानक स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इनको हमने डायग्नोस कैसे करना है? इनको हमने डायग्नोस करना है डायरेक्ट स्मेयर एग्जामिनेशन से, ठीक है। हम एक स्मेयर ले लेंगे, स्मेयर का मतलब है हम कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन का कोई एक पार्ट ले लेंगे या कोई भी हिस्सा ले लेंगे, ठीक है, या कोई भी सैंपल का एक पार्ट ले लेंगे। उस सैंपल की उस पार्ट को हम माइक्रोस्कोप की स्लाइड के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, ठीक है, और उस लेयर को हम अंडर द माइक्रोस्कोप जो है वो स्टडी करते हैं। इनको हम कहते हैं डायरेक्ट स्मीयर एग्जामिनेशन, ठीक है। अब डायरेक्ट स्मीयर एग्जामिनेशन के अलावा हम करते हैं कल्चर सेंसिटिविटी टेस्टिंग। कल्चर सेंसिटिविटी टेस्टिंग का मतलब क्या है? हम जो है वो एक कल्चर बॉटल में एक सैंपल ले लेते हैं, ठीक है, और उनकी कल्चर सेंसिटिविटी कर लेते हैं। या हम एक सैंपल ले लेते हैं और उनको कल्चर के ऊपर डाल लेते हैं, और उस कल्चर क्या होता है? कल्चर जो है हमारे पास एक रेडीमेड मटेरियल होता है जिनको, या हम इसको हम एक मटेरियल बनाते हैं जिसके अंदर हम वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि बैक्टीरिया या उस ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल हो उसके ग्रोथ के लिए। थर्ड पे हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन रिक्वायर सैंपलिंग फ्रॉम पॉसिबल सोर्सेज ऑफ इंफेक्शन सच एज हॉस्पिटल पर्सनल, inanimate objects, water, air और food। इन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इनको एलिमिनेट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड ये है कि हम जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है ना वहां से हम सैंपलिंग करें, वहां से हम एक सैंपल ले लें। और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, वो हॉस्पिटल पर्सनल हो सकते हैं, नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, ठीक है। कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, कोई वेंट हो सकता है, दीवार हो सकती है, कोई चेयर हो सकता है, कोई बेड हो सकता है, कोई रूम हो सकता है, कोई वार्ड हो सकता है, ठीक है। कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, वहां का एयर, वहां का वाटर, वहां का फूड, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? ये हमारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन है जिनसे हम सैंपलिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनके अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो
मौजूद है, और जब हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म मौजूद है तो हम उनको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, आगे प्रिवेंशन कैसे करेंगे आप? जो कैरियर स्टाफ है या जो सोर्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पेशेंट है या कैरियर जो फॉर एग्जांपल या कोई स्टाफ है हॉस्पिटल का, उनके अंदर वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद है, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम एंटीबायोटिक थेरेपी दे देंगे। ठीक है, और उस पैथोजेनिक एजेंट को हम डिस्ट्रॉय कर लेंगे। ठीक है, सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉपरली हम उस एरिया को स्टरलाइज करके डिसइंफेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, या उन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम प्रॉपरली स्टरलाइज करके प्रॉपरली उन्हें डिसइंफेक्ट करके यूज करेंगे। इसी तरह जो सोर्स ऑफ इंफेक्शन है हम उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा जो एक्सक्रीटा या इन्फेक्टेड मटेरियल है उनको कंट्रोल करना बहुत ही, या उनको कंट्रोल कर या उनको डिसइंफेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा करके हम जो इन्फेक्शन का एग्जैक्ट पॉइंट है ना वो हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। फोर्थ वन पे क्या है, ट्रांसमिशन को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? रेगुलरली अगर हम अपने हैंड वॉश करें, अपने इक्विपमेंट्स जितने भी हम यूज कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, प्रोसीजर्स के अंदर, रूटीन प्रोसीजर्स के अंदर, हम उन्हें डिसइंफेक्ट करके रखें। और जो हमारी वर्किंग क्लॉथ्स है, जो हमारा यूनिफॉर्म है, जिसमें हम ड्यूटी करते हैं, जिसमें हम काम करते हैं, जिसमें हम पेशेंट्स डील करते हैं, वो हम रेगुलरली जो है वो चेंज करें, रेगुलरली उन्हें वॉश करें, उन्हें डिसइंफेक्ट करें। इसके अलावा हम स्टेराइल ड्रेसिंग्स यूज करें। अगर किसी बंदे का एक वुंड है और उसके ऊपर हम इन्फेक्टेड ड्रेसिंग जो है वो यूज करेंगे तो हम तो इन्फेक्शन और बढ़ा रहे हैं, हम उनको ठीक नहीं कर रहे, ठीक करने की कोशिश हम कर ही नहीं रहे, हम वो इन्फेक्शन जो है या वो चीजें जो है ये और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने स्टेराइल ड्रेसिंग यूज करनी है, सर्जिकल ग्लव्स यूज करने हैं। ये जो नॉर्मली आजकल ये जो लोग ग्लव्स यूज कर रहे हैं ना, ये सिर्फ क्लीन होते हैं, साफ होते हैं, लेकिन इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये स्टेराइल नहीं होते, सिर्फ क्लीन होते हैं। ठीक है, तो हमने स्टेराइल ग्लव्स यूज करने हैं जब भी हम कोई प्रोसीजर करेंगे। इसके अलावा हम फेस मास्क वगैरह यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम जो नोसोकोमियल इन्फेक्शन है उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। अगर मेरे पास एक पेशेंट आता है और वो पेशेंट जो है वो लिस्ट पे मतलब ये है कि वो पेशेंट जो है वो उसकी सर्जरी होनी जा रही है, तो सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन से पहले मैं उस पेशेंट की स्किन को डिसइंफेक्ट करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्किन जो है वो डिसइंफेक्ट नहीं होगा और वहां पे जो है वो सर्जन कट लगाता है तो उसके ऊपर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अंदर जा सकते हैं। ठीक है, चाहे उसका अपना नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा ही क्यों ना हो, उसका जो नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा है वो अंदर जा सकता है और अंदर जाके वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, उनको हम प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेंगे, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके उन्हें ट्रीट करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गई सबको? अब हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी
HICC। हर एक हॉस्पिटल के अंदर एक इन्फेक्शन कंट्रोल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है और उस कमेटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने हॉस्पिटल एक्वायर्ड जितने भी इन्फेक्शंस आते हैं, जितने भी नोजोकोमियल इन्फेक्शंस आते हैं, उन्हें कंट्रोल करना है। इस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी की जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, इन्होंने कुछ लोग जो है इनमें क्लिनिकल सर्विसेज से आते हैं। लास्ट पॉइंट लास्ट स्लाइड। ओके, हमजा का क्वेश्चन है, लास्ट पॉइंट लास्ट स्लाइड, ठीक है। हमजा हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है हर एक हॉस्पिटल के अंदर। हर एक हॉस्पिटल के अंदर एक कमेटी बनाई जाती है और उनका काम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ HAIS, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। हॉस्पिटल के अंदर जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, इन्हें कंट्रोल करना इस कमेटी का काम है। समझ आ गई? अब हमजा रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, HAI का मतलब है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। छोटा सा S जो लगा हुआ है ये सिर्फ प्लूरल करने के लिए, इन्फेक्शंस, ठीक है। हमजा क्लियर है? अब जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम होता है। क्लिनिकल सर्विसेज को भी कंट्रोल करते हैं, क्लिनिकल सर्विसेज को भी देखते हैं और साथ में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स भी करनी होती है। इस कमेटी के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है? इस कमेटी के अंदर जो है वो हॉस्पिटल का जो चेयरपर्सन होता है, हॉस्पिटल का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, हॉस्पिटल का चीफ एग्जीक्यूटिव, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो होता है वो इस कमेटी का चेयरपर्सन होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर या मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है जिनको हम MS बोलते हैं, या CE, चीफ एग्जीक्यूटिव, CE, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर या जो MS होता है हमारे हॉस्पिटल का, वो इस कमेटी का चेयरपर्सन होता है। इसके अलावा हमारे पास एक क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है। वो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होता है, ठीक है। वो इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होता है जो इन्फेक्शन कंट्रोल के जितने भी मामले आते हैं वो ये देखता है। उस इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर के साथ एक इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होता है, ICN, जो उसे असिस्ट करता है और साथ साथ जो है वो जगह जगह राउंड करके हर एक वार्ड में जाता है। हर एक वार्ड, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर एक वार्ड में जाएगा, वार्ड के अंदर वो हर एक चीज चेक करेगा। वो पेशेंट्स को देखेगा, पेशेंट्स के इन्फेक्शन को देखेगा, साथ साथ ये पूछेगा कौन सा पेशेंट आइसोलेटेड है, क्यों है, क्या वजह है। इसके अलावा वो क्या करेगा? इसके अलावा वो जाके वहां के जो वेस्ट पॉलिसी है ना, मतलब जो डस्टबिन वगैरह है, उन्हें भी देखेगा और ये इंश्योर करेगा कि वहां पे जो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है वो सही तरीके से होता है कि नहीं होता। उसने चेक करना है कि शार्प जो है वो शार्प कंटेनर के अंदर जा रहे हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट जो है वो इन्फेक्शियस वेस्ट के अंदर जा रही है, जो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट है वो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट के अंदर जा रही है। उसने चेक करना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन होता है, अगर अवेलेबल है तो। स्टैंडर्ड ये है कि आपके पास एक फिजिशियन ऐसा होना चाहिए जिसने सिर्फ और सिर्फ जो इन्फेक्शियस डिजीजेस है ना उन्हें ट्रीट करना होता है। इस कमेटी के अंदर आपके पास एक पर्सन ऐसा होना चाहिए।
जो चीफ ऑफ नर्सिंग सर्विसेज है वो भी इनमें इन्वॉल्व होती है, वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है। जो नर्सिंग डायरेक्टर होती है वो भी इस कमेटी के अंदर रोल प्ले करती है। एक मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर होना चाहिए जिसने सारी चीजें जो वो रिकॉर्ड में रखनी है अपने पास। और हर एक मेजर क्लिनिकल स्पेशलिटी से एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। हर एक हर एक क्लिनिकल स्पेशलिटी है ना, उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए हमारे पास। इसके अलावा जो हमारी एडिशनल डिपार्टमेंट्स हैं, एडिशनल डिपार्टमेंट से अलग एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। एडिशनल डिपार्टमेंट्स हमारे कौन से हैं? जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारे सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स है, फार्मेसी है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, हाउसकीपिंग है, इनको भी हम इनवाइट करते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन? फंक्शंस हॉस्पिटल के अंदर हमने पढ़ा कि हॉस्पिटल के अंदर एक इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है। ठीक है, उनमें जो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं या जो उनके टीम मेंबर्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अब इन लोगों ने काम क्या करना है? कमेटी आपने बना ली है, ठीक है, उनके अंदर लोग भी आ गए हैं, अब इन्होंने काम क्या करना है? तो सबसे पहले इन्होंने क्या करना है? सबसे पहले जो इन्होंने वहां की पॉलिसीज जो है वो फॉर्मुलेट करनी है। इस इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का काम क्या है कि इन्फेक्शन कंट्रोल के लिहाज से जो इन्होंने पॉलिसीज जो है वो फॉर्मुलेट करनी है। और अगर ऑलरेडी पॉलिसीज जो है वो उस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है तो इन लोगों ने इन पॉलिसीज को अपडेट करना होता है। एक दो मेंबर्स का नाम बता दो। निमरा कह रही है कि एक दो मेंबर्स का नाम बता दें। बेटा देखो, हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर के अंदर एक इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है, जिसके अंदर जो हमारे हॉस्पिटल का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है या जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट या जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है, वो चेयरपर्सन होता है। एक क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होता है, जो सारे इन्फेक्शन कंट्रोल को देख रहा होता है, और उसके साथ जो एक इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होता है। इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन भी होना चाहिए। ठीक है, चीफ ऑफ नर्सिंग सर्विसेज जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है, जो हमारी नर्सिंग डायरेक्टर होती है। एक मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर होना चाहिए जो कि सारी इवेंट्स को रिकॉर्ड में रखता है। ठीक है, इसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। हर एक जितने भी मेजर के क्लिनिकल स्पेशलिटी है उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और जो हमारे एडिशनल डिपार्टमेंट्स है ना, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारे सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स है, फार्मेसी है, मेंटेनेंस है, लैब वाली है, हाउसकीपिंग है, इनमें से जो है अगर जरूरत पड़ती है तो इनमें से भी लोगों को जो है वो हम कॉल करते हैं। ठीक है, अब समझ आ गई आपको? क्लियर है? अब आगे चले। चले, अब हमने कमेटी बना ली, ठीक है, उनके अंदर इतने सारे मेंबर्स भी डाल दिए। अब इन लोगों ने काम क्या करना है? तो जो सबसे पहला काम है ना इनका, जो मेजर काम है इनका, जो मेजर फंक्शन है इनका, वो ये है कि इन्होंने हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन कंट्रोल है ना, इन्फेक्शन कंट्रोल के हिसाब से इन्होंने पॉलिसीज जो है वो फॉर्मुलेट करनी है। और अगर पहले से पॉलिसीज जो है वो मौजूद है तो इन्होंने टाइम टू टाइम उन्हें अपडेट करना है अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या करना है? इसके अलावा इन्होंने सर्वेलेंस को रिव्यू करना है। हॉस्पिटल के अंदर जितना भी सर्वेलेंस होता है उन्हें रिव्यू करना है, उन्हें अप्रूव करना है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन जितने भी प्रोग्राम्स हो रही है उन इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोग्राम्स को देखना है इन्होंने। अगर ड्रग रेजिस्टेंस कहीं पे आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ या मैं एज ए इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जाके ये पूछूं कि आपके वार्ड में
मैं हर एक वार्ड में वार्ड बाय वार्ड जाके उधर वहां के स्टाफ से, वहां के टीएल से, जो टीम लीडर होती है, उनसे पूछ लूं कि मैडम आपके पास कोई ड्रग रेजिस्टेंट का पेशेंट तो नहीं है? अगर ड्रग रेजिस्टेंट का पेशेंट आ रहा है तो ये मेरा काम है कि उस पेशेंट को मैं रिव्यू करूं, ठीक है, उसे देखूं, मेरी नॉलेज में होना चाहिए कि मेरे पास ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट मौजूद है, और इसके लिए मैंने आगे क्या करना है। मैंने अपनी टीम से जो है वो, मैंने अपनी टीम से, अपनी कम्युनिटी से जो है वो डिस्कस करना है कि आगे हमने इसके ऊपर क्या काम करना है, और जो कंसर्न फिजिशियन है उनके साथ हम इन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके अलावा इनका काम क्या होता है कि डिफरेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो है उन्हें यूज करना। उन्हें हम खुद भी यूज कर सकते हैं, और उन्हें खुद यूज करने का मतलब ये नहीं है कि हम खुद अपने ऊपर यूज करेंगे, अपने ऊपर नहीं, पेशेंट्स के ऊपर। हमें अप्रूवल देते हैं, हम देखते हैं कि अगर ये पेशेंट आ रहा है, ये ड्रग जो है इस ड्रग को रेजिस्टेंट है, तो ये हम फिर देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ड्रग्स है जिसको ये पेशेंट जो है ये सेंसिटिव है, हम कौन कौन से ड्रग्स जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा काम है देखना। इसके अलावा जो प्रॉपर स्टरलाइजेशन है, प्रोसीजर्स होते हैं, हमने देखना होता है कि ये प्रोसीजर्स जितनी भी हो रही, ये स्टरलाइज तरीके से हो भी रही है कि नहीं हो रही। जितने भी हम इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं वो डिसइंफेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए। इसके अलावा हमने क्या करना है, असेस करना है, प्रमोट करना है इम्प्रूव प्रैक्टिसेस को। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना, उनको हमने प्रमोट करना है। ठीक है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। हमने कोशिश ये करनी है कि हर एक लेवल पे हम अच्छा सा अच्छा काम जो है वो करें। ठीक है। और साथ साथ जितना भी क्रिटिकल बैक्टीरियोलॉजिकल डेटा हमारे पास आता है, उनको हमने ऑब्टेन करके मैनेज करना होता है। ठीक है। और उसकी, क्योंकि ये सर्वेलेंस के लिए ये सारी चीजें हम गैदर करते हैं। अब सर्वेलेंस क्या है, किसी को कोई आइडिया है सर्वेलेंस क्या है? एनीवन, व्हाट इज सर्वेलेंस? बार बार बोल रहे हैं ना सर्वेलेंस सर्वेलेंस, सर्वेलेंस है क्या? कोई आइडिया है किसी को कि सर्वेलेंस क्या है? एनीवन? कुछ भी जो आपके माइंड में आता है सर्वेलेंस वर्ड सुन के। सर्वेलेंस वर्ड सुन के आप लोगों के माइंड में क्या आता है कि सर्वेलेंस क्या है? शॉर्ट एक दो वर्ड में बता दो। एनी आइडिया? मॉनिटरिंग बिहेवियर। हफ्सा नौरीन के लिए मॉनिटरिंग बिहेवियर, वेरी गुड। सर्वे करना, निम्रा के लिए सर्वे करना। ठीक है। सर्वेलेंस का मतलब क्या होता है? सर्वेलेंस का मतलब होता है, सर्वे और सर्वेलेंस दोनों जो है ना, निगरानी। ठीक है, निगरानी भी कह सकते हैं। अब अगर हम जो है वो क्लोज ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। ठीक है। अब सर्वेलेंस का मतलब क्या है? सर्वेलेंस का मतलब सिर्फ ऑब्जर्व करना नहीं होता। ठीक है, हम सर्वेलेंस वर्ड जो यूज कर रहे हैं ना, सर्वे और सर्वेलेंस में यही फर्क है। सर्वे जो है वो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ये सर्वे है, लेकिन सर्वेलेंस क्या है? सर्वेलेंस एक प्रोसीजर है। सर्वेलेंस में हम क्या करते हैं? सर्वेलेंस में हम डेटा जो है वो असेस करके डेटा जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, असेसमेंट करते हैं, उसके ऊपर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और उस डेटा को हम इस तरह कलेक्ट करते हैं कि उसके ऊपर हम प्लानिंग करें। ठीक है, और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन में चेंज करें। और उस डेटा को हम क्या करते हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज होती है ना, फॉर एग्जांपल सर्वेलेंस का मैं मतलब, सर्वेलेंस फॉर एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट्स आते हैं पोलियो के, आपके पास, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आपके पास पेशेंट आया, उसे पोलियो है।
अब उसे सिर्फ देखना जो है वो क्या है, वो सर्वे है। लेकिन अगर आप उसका डेटा लेके जो कंसर्न अथॉरिटीज है, जो लोग उस चीज के ऊपर काम कर रही है, फॉर एग्जाम्पल जो लोग जो है वो पोलियो के ऊपर काम कर रहे हैं, उन कंसर्न अथॉरिटीज को आप वो डेटा देते हो, तो इसका मतलब क्या है, ये सर्वेलेंस है। उस डेटा देने का मकसद क्या होता है? डेटा देने का मकसद ये होता है कि जो काम हो रहा है, ठीक है, जिस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हो, वो क्या हो जाए, वो चीज जो है वो कंट्रोल हो जाए। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम डेटा जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज को आगे फॉरवर्ड करते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे सर्वेलेंस कहते हैं। तो सर्वेलेंस में 3 काम आते हैं। आपने क्या करना है? डेटा असेसमेंट करनी है, डेटा जो है वो कलेक्ट करना है केयरफुली, ठीक है, और उसके बाद उस डेटा को इस तरह कलेक्ट करके इस तरह रखना है क्योंकि उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग करें, उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन करें, और उन कंसर्न और उस डेटा को हम कंसर्न अथॉरिटीज को फॉरवर्ड कर लेते हैं ताकि उस इशू को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो कंट्रोल कर सके, ठीक है, उसके ऊपर वो काम कर सके। चले, इसके अलावा इन्होंने क्या करना है कि जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी वाले होते हैं, उन्होंने क्या करना है, एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग देनी है स्टाफ को कि उन्होंने किस तरह इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना है। अच्छा, महक का क्वेश्चन है, सर हमें कैसे पता लगेगा कि पेशेंट स्पेसिफिक ड्रग से रेजिस्टेंस शो कर रहा है? वेरी गुड, ठीक है। महक ने क्वेश्चन पूछा है कि सर हमें पता कैसे लगेगा कि पेशेंट जो है वो किसी स्पेसिफिक ड्रग से जो है वो रेजिस्टेंट शो कर रहा है। हम क्या कर लेते हैं, हम पेशेंट्स के सैंपल्स ले लेते हैं, उन सैंपल्स को हम लेबोरेटरी के अंदर रन कर लेते हैं, ठीक है, और वहां से हम उनकी कल्चर सेंसिटिविटी देखते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी में हमने यही तो देखना होता है, कल्चर सेंसिटिविटी के अंदर हमने ये देखना होता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म मौजूद है, ये ऑर्गेनिज्म कितनी देर बाद जो है ये आइसोलेट हुआ है, एरोबिक कंडीशन के अंदर आइसोलेट हुआ है कि एनरोबिक कंडीशन के अंदर आइसोलेट हुआ है, और कौन कौन से ऐसे ड्रग्स है जिसको ये रेजिस्टेंस शो करता है, और कौन कौन से ऐसे ड्रग्स है जिसको ये सेंसिटिविटी शो करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम किस चीज में देखते हैं? कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट के अंदर देखते हैं। जब भी हम कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं ना, उसके अंदर हमने इन चीजों को देखना होता है, ठीक है, कि ये ऑर्गेनिज्म कितनी देर बाद जो है आइसोलेट हुआ है, ठीक है, इसका ग्रोथ रेट कितना था, ठीक है, इसके अलावा ये किन कंडीशन में आइसोलेट हुआ, एरोबिक में आइसोलेट हुआ है, एनरोबिक में आइसोलेट हुआ है, ये हम देखते हैं। साथ साथ हम ये देखते हैं कि किन किन ड्रग्स को ये रेजिस्टेंट शो करता है और किस किस ड्रग को ये सेंसिटिविटी शो करता है, ठीक है। अच्छा, बैक टू द पॉइंट, हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि अब जो हॉस्पिटल जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है, उनका काम ये होता है कि उन्होंने स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी होती है, ठीक है, स्टाफ को सेफ्टी मैनेजमेंट करनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इमरजेंसी में काम कर रहा हूँ, इमरजेंसी में हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, और मैं विदाउट मास्क जो है वो काम कर रहा हूँ, तो हॉस्पिटल जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है वो मुझसे पूछ सकती है कि भाई आप इधर काम कर रहे हो, क्यों विदाउट ग्लव्स विदाउट मास्क काम कर रहे हो? उन्होंने मुझसे पूछना है, ये उनकी ड्यूटी है, वो मुझसे आके पूछेंगे कि आप इस तरह काम क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो सेफ्टी को मैनेज करना उनका काम है। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, इन्हें मुख्तलिफ पॉलिसीज बनानी होती है, मुख्तलिफ पॉलिसीज जो वो डिजाइन करनी होती है कि आपने इन्फेक्शन को किस तरह प्रिवेंट करना है या कंट्रोल करना है। और सिर्फ पॉलिसीज बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आप पॉलिसीज बनाओ और अपनी एक फाइल बनाओ और अपने पास अपने ऑफिस में रखो। अगर कोई आता है मुझसे पूछता है, ठीक है, मैं इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हूँ, मैंने पॉलिसी बनाई है, ठीक है, मेरे पास फाइल में पड़ी है, मैंने अपने ड्रॉर में रखी है। एमएस आया, भैया आपने क्या पॉलिसी बनाई? और सर मेरी तो पॉलिसीज रेडी है, ये पॉलिसी है। ये पॉलिसीज नहीं है सिर्फ। पॉलिसी का मकसद ये नहीं होता कि आप बना के अपने पास रखो। पॉलिसी का मकसद ये होता है कि आप बनाओ, ठीक है, आपके साथ जितने लोग काम कर रहे हैं आप सबको बताओ कि आज के बाद हम ये हमारे पॉलिसीज है और आज के बाद हमने इन पॉलिसीज को देख के आगे जाना है, इन पॉलिसीज को फॉलो करके आगे जाना है, ठीक है।
तो हमने ये देखना होता है। उसके बाद क्या है, टू डेवलप इट्स ओन इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अपना एक इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल जो है वो भी बनाना होता है। यहाँ पे ये 2 पॉइंट जो है ये मर्ज हुए होते हैं, ठीक, ये मर्ज हो गए ये मुझसे, टू डेवलप इट्स ओन इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल। ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट जो है ये सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से आगे जो है वो फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो शुरू होगा, मॉनिटर एंड इवेलुएट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम, ये नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, ये मैं अभी जाके चेंज करके फिर अपलोड कर लूंगा। तो आपने क्या करना होता है, आपने एक अपना इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल बनाना होता है, और उस मैनुअल के अंदर आपने अपनी सारी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बताने होते हैं कि आपने स्टैंडर्ड कौन कौन से, आपकी एसओपीज कौन से, आपने स्टैंडर्ड तरीके से अपने जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो कितनी किस तरह से ऑपरेट करने हैं, वो सारी चीजें आपने उस मैनुअल के अंदर जो है वो डिवेलप करने हैं। और इसके अलावा आपने जितने भी प्रोग्राम्स डिजाइन किए, अपने जितने भी प्रोग्राम्स आप रन कर रहे हो, ठीक है, उनको आपने टाइम टू टाइम इवेल्युएट करना है, आपने उसकी परफॉर्मेंस देखनी है। अगर कहीं पे फ्लॉ आ रहा है, कहीं पे जो है कोई कमी पेश आ रही है, तो आपने वो देखना है कि कमी किस चीज में है, मेरे प्रोग्राम के अंदर कमी है, मेरे स्टाफ के अंदर कमी है, मेरे ट्रेनिंग के अंदर कमी है, मैं इस चीज को किस तरह जो है वो बेहतर कर सकता हूं, तो ये आपने देखना होता है। इसके अलावा टू रिकॉग्नाइज एंड इन्वेस्टिगेटिंग आउटब्रेक ऑफ इंफेक्शन इन द हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी, और साथ साथ उन्होंने देखना है कि कौन अगर इंफेक्शन आउटब्रेक होता है, ठीक है, तो उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको इन्वेस्टिगेट करना, इनका काम है, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर हो चाहे वो कम्युनिटी के अंदर हो। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन? यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का? आगे चले। ठीक है, अब हम हॉस्पिटल इन्फेक्शन को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर हमने इन्फेक्शन कंट्रोल करना है। ठीक है, आप ये पिक्चर देखें जरा। ठीक है, प्रॉपरली हम सैनिटाइज कर रहे हैं चीजों को, ठीक है, ग्लव मास्क लगाया, ठीक है, हैंड वॉशिंग कर रहा है, प्रॉपर किट उसने पहना है, ठीक है, उधर जो है वो गाउन यूज कर रहा है, ग्लव्स यूज कर रहा है। ठीक है, इन सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि रिड्यूस पेशेंट एक्सपोजर टू पैथोजन, पेशेंट को कम से कम जो है वो एक्सपोज करो। ठीक है, ताकि पेशेंट जो है उसकी जो एक्सपोजर है पैथोजन के साथ, उसको रिड्यूस करो, उसको कम करो। जो नोजोकोमियल पैथोजेंस है ना, उनकी नंबरिंग कम करो या उनका वायरुलेंस जो है वो कम कर लो। पेशेंट केयर के दौरान जो एसेप्टिक टेक्निक है वो यूज किया करो। रेगुलरली जो आपने हैंड वॉशिंग करनी है। अगर कोई पेशेंट जो है वो नॉन केस है किसी इन्फेक्शियस डिजीज के साथ या सस्पेक्टेड है, तो उसको आपने प्रॉपरली आइसोलेट करना है, जो आजकल हो रहा है, टीवी पे भी आ रहा है, न्यूज में भी आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा सोशल मीडिया पे हर जगह ये चीजें आ रही है कि अगर कोई कोविड-19 के साथ जो नोवेल कोरोना वायरस है, ठीक है, अगर कोई उसके साथ जो है वो सस्पेक्टेड है, कोई किसी को लग रहा है कि मैं सस्पेक्टेड हूँ या किसी को लग रहा है कि मेरे अंदर सिम्टम्स आ रही है, तो वो खुद को जो है वो आइसोलेट कर ले ताकि बाकी लोग जो है वो बच सके। तो अगर आपको पता चल गया कि कोई पेशेंट जो है वो नोन केस या सस्पेक्टेड केस है, तो उसको आपने प्रॉपरली आइसोलेट करना है, और जिस हद तक पॉसिबल हो ना, आपने क्राउडिंग वार्ड्स जो है वो अवॉइड करनी है। अवॉइड करने का मतलब ये नहीं कि आपने उधर जाना नहीं है, आपने वार्ड्स को ओवर क्राउडेड नहीं रखना। वार्ड्स के अंदर आपने कोशिश करनी है कि पेशेंट जो है वो इतनी भी कम ना हो कि काम ना हो, लेकिन आप पेशेंट्स को कम रखना है। अगर ग्लव्स की जरूरत है किसी काम के लिए, तो आपने ग्लव्स जो है वो मस्ट वियर करनी है, मस्ट यूज करनी है।
जैसे आपने ग्लव्स रिमूव किए, जैसे आप एक पेशेंट से जाके दूसरे पेशेंट के पास जाते हो तो आपने अपने हैंड जो है वो वॉश करने हैं या हैंड जो है वो रब करना है, सैनिटाइज करना है। ठीक है। इसके अलावा जिस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जरूरत है वो आपने मस्ट यूज करना है, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो आई प्रोटेक्शन हो, चाहे वो गाउन हो। ठीक है। ये आपने देखना है कि जिस चीज की जरूरत है वो आपने मस्ट जो है वो यूज करना है। गाउन पहनने का असल मकसद ये होता है कि आपने अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है, आपने अपनी क्लॉथ्स को प्रोटेक्ट करना है, ये अपने साथ साथ देखना होता है। अब हॉस्पिटल के अंदर आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारी आप जो है आपका रोज जो है वो शार्प के साथ ताल्लुक होते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने नीडल्स को रीकेप नहीं करना, रीकेपिंग को आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। उसके अलावा आपने क्या करना है, उसके अलावा आपने नीडल को सिरिंज से बाय हैंड जो है वो रिमूव नहीं करना। ठीक है। और आपकी जितनी भी शार्प्स है ना, चाहे वो नीडल्स है चाहे वो ब्लेड्स हैं, उसको आपने पंक्चर रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर डालनी है। अब आपके पास नीडल्स है, आपके पास ब्लेड्स वगैरह है, ठीक है, आप किसी शॉपर में पेंक हो, ठीक है, क्लीनर आया, क्लीनर बेचारे ने वो शॉपर उठाया और उसको नीडल लग गया, उसे ब्लेड लग गया, तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आपकी वजह से वो इन्फेक्शन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने जितने भी शार्प्स है ना वो ऐसे शार्प कंटेनर के अंदर डालने हैं जो कि पंक्चर रेजिस्टेंट हो, क्योंकि वो पंक्चर ना हो सके। आपने ये श्योर करना है कि आपका हॉस्पिटल का, आपके हॉस्पिटल का, आपके वार्ड का एनवायरनमेंट जो है वो आपने क्लीन रखना है। अब वो आप किस तरह क्लीन रख सकते हो? आप सबसे पहले पॉलिसीज बनाओ, प्रोसीजर्स बनाओ कि अटेंडेंट का वार्ड में खाना जो है वो मना है, ठीक है, या आप लोग जो है वो आपने किस तरह फूड और वाटर कंटामिनेशन जो है वो किस तरह आपने प्रिवेंट करने हैं। इसके अलावा आप एक रेगुलर स्केड्यूल बना लो कि इस रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो है वो लोग आएंगे, ठीक है, क्लीनर्स आएंगे, वो इस वार्ड को डिसइंफेक्ट करेंगे या इस थिएटर को डिसइंफेक्ट करेंगे या इस लॉन्ड्री को या इन बेडशीट्स को हमने इतनी देर बाद जो है वो वॉश करके रखने हैं या डिसइंफेक्ट करके रखने हैं। आपकी जितने भी मेडिकल वेस्ट है ना वो आपने सेफली जो वो डिस्पोज करने हैं। नीडल्स और सिरिंजेस को आपने इंसिनरेट करनी है। इंसिनरेट का मतलब क्या होता है? हमारे पास हॉस्पिटल, हमारा शालामार के अंदर एक इंसिनरेशन प्लांट था। उसके अंदर क्या होता है, जितना भी आपका हॉस्पिटल वेस्ट आता है ना उसके अंदर वो डाल के उसे जला दिया जाता है। लेकिन फिर इर्द गिर्द की कम्युनिटी ने जो है उसके ऊपर कंप्लेन किया, क्योंकि उसका धुआं जो है वो बड़ा गंदा होता है, क्योंकि जहरीला होता है, सारी जो है वो मेडिसिन होती है उसके अंदर, सारी जो है वो सिरिंज वगैरह इस तरह की चीजें होती है। तो उसकी वजह से जो है वो प्लांट जो थे वो यहाँ से खत्म हो गया। अब ये शालामार का जितना भी वेस्ट है वो एक कंटेनर, वो ये लोग जो है एक स्टोर में जमा कर लेते हैं। वहाँ पे जो है वो रेगुलर पीरियडिकली जो है वहाँ पे कंटेनर्स वगैरह आते हैं, वहाँ से वो चीजें लोड करके वो कहीं बाहर लेके जाते हैं और वहाँ पे वो चीजें इंसिनरेट होती हैं। ठीक है। तो जितने भी हॉस्पिटल इन्फेक्टेड वेस्ट है, ठीक है, उनको इंसिनरेट करके रखना है, ठीक है, और अगर और या ऑटोक्लेव करना है ताकि उन्हें जो है वो बाद में वो लैंडफिल डिस्पोजल करे, ठीक है वो। इसके अलावा अब हैंड हाइजीन की तरफ आते हैं। तो हैंड हाइजीन इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन टू रिड्यूस द क्रॉस इन्फेक्शन ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन। अगर हम रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम से जो है अपने हाथ, अपने हैंड जो है वो वॉश करते हैं, ठीक है, तो हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन के क्रॉस ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। ठीक है। अब आप हैंड वॉशिंग कर रहे हो, आपकी हैंड वॉशिंग जो है वो
बैक्टीरियोलॉजिकली इफेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं है कि बस आपने पेशेंट टच किया, उधर गए, आपने बस सिर्फ टेप ऑन किया, ठीक है, पानी आया, आपने हाथ वॉश किया, ठीक है, हैंड वॉश किया और चले गए। इसको हैंड वॉश नहीं कहते। आपका हैंड वॉश जो है वो बैक्टीरियोलॉजिकली इफेक्टिव होना चाहिए। बैक्टीरियोलॉजिकली इफेक्टिव वो तब होगा जब आप सही तरह सोप यूज करके उसके प्रॉपर स्टेप्स जो है वो फॉलो करके आप हैंड वॉश करते हो। वॉश हैंड बिफोर एनी प्रोसीजर इन विच ग्लव्स एंड फॉरसेप्स आर नेसेसरी। आपने कोई भी प्रोसीजर करना है जिसमें आप ग्लव्स यूज करते हो, जिसमें आप फॉरसेप्स यूज करते हो, आपने उससे पहले जो आपने हैंड वॉश करने हैं। आपने इन्फेक्टेड पेशेंट को टच किया, मल्टी रेजिस्टेंट पेशेंट को टच किया, आपने जाके हैंड वॉश करना है। आपने इन्फेक्टिव मटेरियल टच किया, आपने हैंड वॉश करना है। सोप यूज करना है, पानी यूज करना है, ठीक है। और प्रेफर ये है कि आप डिसइंफेक्टेंट सोप यूज करोगे। अब हैंड वॉशिंग के अपने स्टेप्स हैं, वो आपने फॉलो करने हैं, ठीक है। टेप ओपन करना है, सोल्यूशन लेना है, पाम टू पाम आपने रब करना है। फिर राइट पाम को लेफ्ट डॉर्सन के ऊपर जो है वो रब करना है, फिर लेफ्ट पाम को राइट डॉर्सन के ऊपर रब करना है, फिर फिंगर इंटरलेस करके पाम टू पाम रब करना है, फिर फिंगर जो है वो इंटरलॉक करके जो है वो रब करना है। फिर आपने राइट थंब को फिर जो है वो लेफ्ट थंब को इस तरह जो है वो रोटेशन मूवमेंट में जाके रब करना होता है, ठीक है। और उस फिर आपने फिंगर टिप्स के साथ जो है वो पाम जो है वो रब करने होते हैं। और फिर आपने ऊपर से पानी से रिंस करके आपने टेप जो है वो बंद कर देना है, ठीक है। टच नहीं करना टेप को, आपने यहां से बंद करना है, ठीक है। और उसके बाद आप कोई टिश्यू यूज कर सकते हैं या आप जो है उसे एयर ड्राई कर लें। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स है जिनको फॉलो करके हम इन्फेक्शन को मिनिमाइज करते हैं? तो आपने ये एज्यूम करना है कि हर एक पेशेंट, हर एक स्पेसिमन जो है ये इन्फेक्शियस है, ये पैथोजेनिक है। तो जब आप ये एज्यूम करते हो कि हर एक पेशेंट, हर एक स्पेसिमन जो है वो पैथोजेनिक है, वो इन्फेक्शियस है, तो आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको पीपीईज यूज करने पड़ेंगे। जितने भी ब्लड स्पेसिमन आते हैं, बॉडी फ्लूइड्स आते हैं, उनको आपने लीक प्रूफ जो है वो इम्परवियस बैग में रखना है। इम्परवियस बैग का मतलब होता है जो ऐसा बैग, ऐसा शॉपर या ऐसा बैग जिससे जो है वो लिक्विड जो है वो पास आउट ना हो, और उसके अंदर वो चीजें डाल के आपने लेबोरेटरी तक पहुंचानी है। जब भी आप ब्लड या बॉडी फ्लूइड स्पेसिमेन जो है वो हैंडल करते हो, ठीक है, या उनसे जो चीजें एक्सपोज हुई होती है उनको हैंडल करते हो, तो आपने ग्लव्स जो है वो मस्ट यूज करते हो। अगर स्पेटरिंग के चांसेस है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं ये चीज अंदर डाल रहा हूँ और इससे जो है वो चीजें पड़ सकती है मेरी आंखों में, तो आपने जो है वो फेस मास्क और ग्लासेस जो है वो यूज करने, या जो आई शील्ड या फेस शील्ड है वो यूज करना है। जब भी आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, आपने लेबोरेटरी कोट या लेबोरेटरी का जो गाउन है आपने वो पहनना ही पहनना है, और उस कोट में या उस गाउन में आप बाहर नहीं घूम सकते। ठीक है। आपने माउथ से पेपेट नहीं करना, ठीक है। आपने जो मैकेनिकल पेपेट डिवाइस है वो यूज करना है। पेपेट डिवाइस नहीं होता जिससे वो सक करते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा बच्चों के जो वो होते हैं मोस्टली, जो बच्चों को हम देते हैं ना बचपन में, वो जो किस चीज से देते हैं उसे, शक्कर से जो देते हैं, उस शक्कर को हम बोतल के ऊपर रख देते हैं, उसको दबा देते हैं, वो शक्कर लेता है, तो वो मेडिसिन को फिर हम बेबी की माउथ में डाल के जो है उसे और फिर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसे पेपेट बोलते हैं। तो आपने माउथ से पेपेट नहीं करना, आपने जो मैकेनिकल पेपेट डिवाइस
तो आपने माउथ से पेपेट नहीं करना, आपने जो मैकेनिकल डिवाइस से पेपेट करने के लिए वही यूज करना है। जितने भी लेबोरेटरी वर्क सरफेस है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो उसको आपने डीकंटामिनेट रखना है, ठीक है। इन एप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट वो यूज करने हैं, ठीक है। अगर वहां पे कोई ब्लड या बॉडी फ्लूइड जो है वो गिरता है तो आपने उसको सही तरह डिसइंफेक्ट करना है उस एरिया को। इसके अलावा जहां पे जरूरत हो ना, जहां पे नीडल, जहां पे सिरिंज की जरूरत हो वहां पे आपने सिर्फ सिरिंज यूज करना है। जहां पे दूसरा अल्टरनेटिव मौजूद हो आपने सिरिंज या नीडल जो है वो यूज नहीं करना। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको? ठीक है, ठीक है। आपने बायोलॉजिकल सेफ्टी हुड्स जो है वो यूज करने हैं जब भी आप काम करते हो, ठीक है। जितने भी पोटेंशियली कंटामिनेटेड मटेरियल है लेबोरेटरी के अंदर, उसको डिस्पोजल से या रीप्रोसेसिंग से पहले जो आपने डीकंटामिनेट करने हैं, ठीक है। कुछ चीजें जो है लेबोरेटरी के अंदर हम जो है वो रीप्रोसेस करते हैं, दोबारा यूज करते हैं, तो उनको हम प्रॉपरली डीकंटामिनेट करके यूज करेंगे। जब भी आप काम जो है वो कंप्लीट करो तो आपने क्या करना है, आपने काम कंप्लीट करके अपनी हैंड जो है वो वॉश करने, अपने हाथ धोने हैं। जितनी भी प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग है ना, लेबोरेटरी से निकलने से पहले, या आप लोगों के लिए जो बात है, आप काम कर रहे हो वार्ड में, ठीक है। वार्ड में काम करते वक्त आपने प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग जो है वो पहनी है, आपने मास्क लगाया है, आपने ग्लव्स पहने हैं, ठीक है। आपने गाउन पहना है, ठीक है। आपने आई शील्ड पहना है, फेस शील्ड पहना है, शू कवर पहने हैं, ठीक है, हेड पहना है। तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, ये सारी चीजें आपने हॉस्पिटल से निकलने से पहले या उस एरिया से निकलने से पहले, उस एरिया को छोड़ने से पहले आपने सारी चीजें जो वो रिमूव करनी है, ठीक है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन इसमें, या कल वाले लेक्चर में अगर कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको सब कुछ समझ आ गया? इम्पॉसिबल नहीं है। मैं मानता हूँ लेक्चर इजी है, मैं ये भी मानता हूँ कि आप लोग इंटेलिजेंट हो। सर कल माइक्रो का टेस्ट है, सिलेबस बता दें। सिलेबस में जाके अभी बता दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने टेस्ट किस चैप्टर में देना है ये आप लोग खुद बता दें। जिस चैप्टर में टेस्ट देना है मैं उसी में टेस्ट ले लूंगा। ठीक है। सिलेबस कल के लिए एक चैप्टर रख लेंगे, ठीक है। आप लोग हाइपर सेंसिटिविटी में टेस्ट दे दो, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी में दे दो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसमें दे दो। टेस्ट मुश्किल बनाता हूँ, आप लोग इंटेलिजेंट हो इसलिए मैं टेस्ट मुश्किल बनाता हूँ, ठीक है। इंटेलिजेंट लोगों के लिए क्या मुश्किल क्या इजी, इंटेलिजेंट लोगों को तो सब कुछ इजी लगता है। आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो। चले,
तो जब भी आपने अपना एरिया छोड़ना है ना, ठीक है, आप वार्ड में काम कर रहे हो, आप लैब में काम कर रहे हो, ठीक है, आपने अपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहने हैं, ठीक है, आपने ग्लव्स पहने हैं, आपने गाउन पहना है, तो उस एरिया को छोड़ने से पहले, वार्ड से निकलने से पहले आपने क्या करना है, अपने सारी चीजें जो है वो उतार के रखनी है, ठीक है। जो आप हैंड वॉशिंग कर रहे हो ना, आपका हैंड वॉशिंग जो है वो बैक्टीरियोलॉजिकली इफेक्टिव होना चाहिए। बैक्टीरियोलॉजिकली इफेक्टिव का मतलब क्या है? बैक्टीरियोलॉजिकली इफेक्टिव का मतलब ये है, ये नहीं करना कि बस अब मैंने काम किया, मैंने जाके टैप ऑन किया, पी के और पानी से मैंने हाथ धोए, ये बैक्टीरियोलॉजिकली इफेक्टिव नहीं है। आपने स्पेसिफिकली डिसइंफेक्टेंट सोप यूज करना है या डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन यूज करना है। अब कौन कौन से ऐसे कंडीशंस है, ऐसे सिचुएशंस है जहां पे आपने हैंड वॉश जो है वो मस्ट करना है, ठीक है। तो 5 कंडीशंस है। पेशेंट को टच करने से पहले, ठीक है, कोई भी क्लीन या एसेप्टिक प्रोसीजर आप कर रहे हो उससे पहले, अगर आप एक्सपोज होते हो पेशेंट के फ्लूइड से, बॉडी फ्लूइड के साथ आप एक्सपोज होते हो, तो आपने हैंड वॉश करना। आफ्टर टचिंग द पेशेंट, पेशेंट को टच करने के बाद और पेशेंट के सराउंडिंग्स को टच करने के बाद, ये 5 ऐसे कंडीशंस है, ऐसी सिचुएशंस है जिसमें आपने हैंड वॉश जो है वो मस्ट करना है, ठीक है। आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन? अच्छा, अदील कह रहे हैं हाफ कर दे। नहीं, हाइपर सेंसिटिविटी इतना बड़ा चैप्टर नहीं है जिसका मैं हाफ में टेस्ट ले लूं, ठीक है। 4 ही तो टाइप्स है उसके, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इसमें मुश्किल क्या है? और आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट लोगों के लिए क्या मुश्किल, ठीक है। तो कल टेस्ट इंशाल्लाह हाइपर सेंसिटिविटी फुल चैप्टर में होगा। चैप्टर नहीं है, टॉपिक है एक, ठीक है। चैप्टर पूरा तो वो इम्यून सिस्टम है। हाइपर सेंसिटिविटी सिर्फ एक टॉपिक है, उसको भी अगर मैं हाफ कर दूं तो उसमें क्या टेस्ट देना है आप लोगों ने, ठीक है। आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन? चले, कोई क्वेश्चन नहीं है, चले ओके, अल्लाह हाफिज। आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट होने लगा है। मिड्स में सिलेबस कितना होगा? मिड्स का तो अभी जब डिसाइड होगा कि मिड्स कब है, उसके बाद जो है वो सिलेबस डिसाइड होगा, लेकिन होपफुली इतना होगा, जितना पढ़ा है उतना ही होगा, कम तो नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। चले ओके, अल्लाह हाफिज।